बहुत समय पहले की बात है। दो जुड़वा गाय बहनें जिनका नाम गौरा और गौरी था, बहुत दिनों बाद आपस में मिलती है। दोनों बहनें आपस में गले लगती है और उसके बाद वो घास के बड़े मैदान में बैठ जाती है। कैसी हो मेरी बहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे जो भी हूँ तेरे सामने हूँ, मैं एकदम मस्त हूँ। किस्मत का खेल तो देखो, बचपन साथ बिताया और फिर हम दोनों बहनें अलग हो गई और आज फिर किस्मत से हम दोनों मिल गई। और तुम बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? क्या बताऊँ मेरी बहन, बस वैसा ही चल रहा है। लोगों की मदद करती रहती हूँ। अब जब जादुई गाय हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये क्या, तुम इसके सिवा और कुछ भी नहीं करती हो? अरे मैंने तो बहुत कुछ किया है। तुम्हें पता है कितनी जगह घूमी हूँ मैं, बस क्या बताऊँ। भांति भांति के जानवरों से मिली, भांति भांति के लोगों से मिली। और तुम्हें पता है अब तो मैं एक राजा के महल में बड़े आराम से रहती हूँ और मेरे पास बहुत सारी दासियाँ भी है। वो सब मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे समय से खाना मिलता है और पानी भी मिलता है। क्या सच कह रही हो? तुम महल में रहती हो, लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई? पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमेशा से ही घूमना चाहती थी, फिर तुम एक महल में कैसे रह सकती हो? तभी तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। अब तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हो। क्या कहा तुमने? क्या मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी आज से 5 साल पहले थी। चलो ये सब छोड़ो और बताओ, अब तुम कहाँ रह रही हो? मैं तो एक गरीब किसान है, उसके घर में रहती हूँ। उसे नहीं पता कि मैं एक जादुई गाय हूँ। वो मेरी बड़ी दिल से सेवा करता है और मुझे पता है मुझे उसके लिए कब क्या करना है। इसलिए मैं तो वहाँ बड़ी शांति के साथ रहती हूँ। मुझे भी समय से हरा चारा मिलता है, पानी मिलता है। गरीब किसान के घर में? तुझे क्या जरूरत पड़ी उस गरीब किसान के यहाँ रहने की? तूने उसे अपने जादू से अमीर क्यों नहीं बनाया? तूने मेरी तरह महल क्यों नहीं ले लिया? नहीं, मुझे तो शांति अच्छी लगती है और बस मुझे वहाँ पर रहना भी अच्छा लगता है। उनके घर में एक छोटी बच्ची है जो हर समय मेरे आगे पीछे खेलती रहती है। गौरा और गौरी दोनों ही जादुई गाय थी। गौरा को बचपन से ही बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक था, जिस कारण वो 5 साल पहले गौरी को छोड़कर घूमने निकल गई थी। उस समय पर गौरी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। नहीं मेरी बहन, मत जाओ। यहाँ किस बात की कमी है? तुम चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं तालाब का मेंढक बनकर नहीं रह सकती। मुझे घूमना फिरना पसंद है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मत जाओ। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास में क्या क्या खूबियाँ है। कोई हमारा फायदा भी उठा सकता है। किसी का क्या भरोसा है? मेरी बात मानो, कहीं मत जाओ। हम इस खुले मैदान में रहते हैं, कितना मज़ा आता है। ये नीला आकाश, ये धरती, सब कुछ तो हमारा है। नहीं, मुझे जाना है, मुझे घूमना है। चलो ऐसा करते हैं, 5 साल बाद हम दोनों यहाँ पर आकर फिर से मिलेंगी और उन 5 सालों में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। गौरी ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरा चली गई और आज फिर 5 साल बाद दोनों बहनें यहाँ मिल रही थी और गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे कि गौरा उससे कुछ छुपा रही है। दोनों बहनें बड़े मैदान में हरी घास चर रही थी। फिर वो आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम बड़ी चुपचाप हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हमदर्दी के 2 बोल सुनते ही गौरा रोने लगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ये दुनिया बहुत बुरी है, मैंने देख लिया है। सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या बताऊं? तुमसे मिलने के बाद मैं दुनिया की सैर के लिए निकल गई। घूमते घूमते मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। फिर एक दिन मैंने जंगल में एक राजा को देखा जो बुरी तरह घायल था। मेरा मन पिघल गया और मैंने उसकी भी मदद की। उस राजा ने मुझे अपने महल में चलने के लिए बोला। मैं भी बहुत थकी हुई थी। सोचा कुछ दिन मेहमान नवाजी के मज़े लेती हूँ
और मैं उसके साथ उसके महल में चली गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उस राजा के मन में लालच आ गया था। उसने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद भी तो हो सकती थी। ओ मेरी बहन, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। उस राजा ने किसी तांत्रिक से कहकर उस पिंजरे को बनवाया था, जिसने मेरी सारी जादुई शक्तियों को कम कर दिया। अब मैं अपनी शक्तियाँ तभी दिखाती हूँ जब राजा को मुझसे कुछ चाहिए होता। मैं उसकी कैदी हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर बताओ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ से कैसे निकली तुम? मेरी देखभाल के लिए राजा ने एक वफादार नौकर को लगाया हुआ था, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने अपने जगह किसी और को भेज दिया। मैंने नए आदमी को देखकर उससे कहा, तुम राजा से कितना कमा लेते हो? मुझे 100 मोहरें मिलती हैं। और अगर मैं तुम्हें 1 लाख दूं तो क्या तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकते हो? सोचो, मैं तुम्हें 1 लाख मोहरें दूंगी और तुम्हें एक सुंदर घर भी दूंगी और एक मोर पंख भी दूंगी, जिससे तुम बाद में भी पैसे ले सकते हो। मैं जानता हूँ तुम एक जादुई गाय हो और तभी तुम्हारी रखवाली की जाती है। अगर तुम सचमुच में मुझे ये सब कुछ दोगी तो हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर उसने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला और वो मुझे राजा के बगीचे में ले आया। मैंने उसे अपने कहे अनुसार सारी चीजें दे दी और वहां से गायब हो गई और यहाँ चली आई। खुली हवा में सांस लेकर आज मुझे आज़ादी का मतलब समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरी बहन। क्या बताऊँ, मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं सतर्क हो गई। कुछ लोगों से मैं मिली जिन्होंने लालच के लिए मुझे अपने पास रखना चाहा, लेकिन मैं उन्हें किसी तरह बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग निकली। फिर मुझे माधव मिला, सीधा साधा किसान। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बेटी तो पूरा समय मेरे आसपास ही घूमती रहती है। वो लोग गरीब है, इसलिए मैं कभी कभी चुपके से उनकी मदद कर देती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलता। पर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। बस मैं अपनी पहचान छुपाकर वहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत थी। हम 1 और 1 11 थे। बस यही कहानी है। मैं सिर्फ इस डर के कारण कि मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए उन लोगों के साथ रहती हूँ। वहाँ पर हो रही चहल पहल से मेरा मन लगा रहता है। अब तुम बताओ, तुम क्या करोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? कहाँ? तुम्हारे उस सीधे साधे किसान के घर पर? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे फिर से घुटन महसूस होगी। हम यहीं रहते हैं ना, इस मैदान में। ठीक है, फिर मैं अपने कुछ फर्ज पूरे करके आती हूँ। उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आने से पहले उन लोगों की मदद करूँ। कल हम दोनों बहनें यहाँ पर फिर से मिलेंगी। ये कहकर गौरी वहाँ से गायब हो जाती है और किसान के तबेले में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन गाय वहाँ नहीं थी और फिर अचानक आ गई। ये किसान की पत्नी देख लेती है और फिर वो ये बात किसान को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि कई बार ऐसा हुआ है कि घर में कुछ भी नहीं होता था, फिर भी किसी ना किसी बर्तन में अनाज निकल आता था। और एक बार याद है तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत थी? तब अलमारी में रखे हुए कपड़ों के बीच में से पैसे निकल आए थे, जबकि वो हमने वहाँ रखे भी नहीं थे। सोच क्या रहे हो? हमें इस गाय का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम पल भर में अमीर हो सकते हैं, सबसे अमीर। वो दोनों बहुत देर तक विचार विमर्श करते हैं। फिर उसके बाद वो किसान एक डंडा लेता है और गौरी के पास पहुंच जाता है। मुझे पता चल गया है कि तुम एक जादुई गाय हो। कितने समय से तुम हमारे घर में रह रही हो और हमारा दिया हुआ चारा खाती हो और हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करती हो। जल्दी से हमें अमीर बना दो। हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा होना चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा। ओह, तो तुम्हें आज पता चल ही गया। अगर तुमने ये बात मुझसे प्यार से कही होती तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करती, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुम भी बुरे ही निकले। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को अमीर नहीं बना रही हूँ।
सुनो जी, जैसे ही मुझे पता चला ये गाय जादुई है, मैं पंडित जी से ये विभूति बनवा कर ले आई हूँ। जल्दी से इस गाय के ऊपर डाल दो, ये हमारी बातें मानने लगेगी। और किसान ऐसा ही करता है और मजबूरन गौरी को उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। और उधर 2 दिन तक जब गौरी वापस नहीं आती तो गौरा को अनहोनी की आशंका होती है। वो किसान के घर पहुंच जाती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। घबराओ नहीं मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। मैं अभी तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। गौरी इधर उधर देखती है तो गौरा दिखाई देती है, जिसने अपने जादू से खुद को अदृश्य बनाया हुआ था। गौरा उसे वहां से आज़ाद करके उसे बड़े मैदान में ले जाती है। फिर दोनों बहनें गले लगकर बहुत देर तक रोती है। मेरी बहन, ये दुनिया बहुत मतलबी है। अपने लालच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। हम दोनों तो बस इस मैदान में ही खुश है। सच कहा तुमने, सब जगह घूमने के बाद आखिर अपना घर अपना ही होता है। ये नीला आसमान, बहती हुई नदी और ये घास का बड़ा मैदान। चलो बहन, हम दोनों यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। और उसके बाद दोनों बहनें वहीं पर रहने लगी। वो दोनों समझ चुकी थी कि अपना घर अपना ही होता है। उस जैसी शांति और खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। झूठी दिखावटी दुनिया से अपने घर की शांति ही भली। मधुपुर नाम के गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो थोड़ी बहुत फसल उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाया करता था। पहले तो वो अपने एक दोस्त से उसके बैल को खेत जोतने के लिए मांग लेता था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो दोस्त भी गांव छोड़कर दूसरे गांव में चला गया। अब ना तो मोहन के पास कोई बैल था और ना ही उसके पास कोई गाय थी जिसकी मदद से वो खेत को जोत सके। इसलिए वो बहुत परेशान रहने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस साल खेत में फसल नहीं उगा पाऊंगा, और फसल नहीं उगेगी तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे। आप ज्यादा चिंता मत करो जी, भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। आप एक बार मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्या पता इससे आपकी सारी परेशानी ही हल हो जाए। तुम ठीक कहती हो सुमन, भगवान के सामने अपनी परेशानी का हल मांगने से भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं भी आज सुबह से ही मंदिर जाने के लिए सोच रहा था। चलो हम दोनों एक साथ मंदिर चलते हैं। दोनों पति पत्नी गांव में बने भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, आप हम पर अपनी कृपा कीजिए। मेरे पति को खेत जोतने के लिए एक बैल मिल जाए ताकि उनका काम ना रुके और हमारा घर अच्छी तरह से चलता रहे। सुमन की ऐसी प्रार्थना करते ही भगवान भोलेनाथ पर चढ़े फूलों में से एक फूल नीचे गिरता है, जिसे पंडित जी सुमन को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये फूल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। इसे अपने पास संभाल कर रखना। तुमने इस समय जो भी प्रार्थना की है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। पंडित जी की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सुमन घर जाकर मंदिर से मिले उस फूल को अपने घर के मंदिर में रख देती है। उस दिन वो दोनों रात को घर में थोड़ा सा बचा हुआ सादा चावल खाकर ही सो जाते हैं। तभी सूरज के उगने से थोड़ी देर पहले उन्हें अपने आंगन से किसी की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज की वजह से उन दोनों की नींद खुल जाती है। अजी, मुझे घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। जाकर देखिए तो सही, घर के बाहर कौन है। आवाज तो मुझे भी आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मोहन जैसे ही अपने घर के बाहर जाकर देखता है तो उसे घर के बाहर गाय और बैल का एक जोड़ा दिखाई देता है। उन्हें देखकर वो बहुत ही खुश होता है। सुमन, जल्दी से बाहर आओ। देखो हमारे घर के बाहर गाय और बैल का कितना सुंदर जोड़ा है। लगता है कल पंडित जी ने तुम्हें जो फूल दिया था ये उसी का फल है। भगवान ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और इन दोनों को हमारे पास भेजा है। अब मुझे खेत जोतने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक कहा जी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। आप इस बैल से अपने खेत को जोतना और मैं इस गाय की सेवा करूंगी। वैसे भी गौ सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है। हम कितने भाग्यशाली है कि हमें भगवान ने खुद गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य दिया।
मोहन बैल को लेकर अपने खेत में चला जाता है। वो बैल की मदद से अच्छी तरह अपने पूरे खेत को जोतता है। शाम तक खेत को जोतते जोतते वो बहुत थक चुका था। वो खेत जोतकर वापस अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर जमींदार के कुछ आदमी आ जाते हैं। ए मोहन, जमींदार साहब 1 हफ्ते से तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू उन्हें पैसे देने क्यों नहीं आया? भैया, मैं पिछले हफ्ते जमींदार साहब के पास गया था। मैंने उनको उधार के आधे पैसे वापस भी कर दिए थे। मैंने उन्हें बताया था कि अभी मेरे पास बाकी पैसे नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। अभी तो मेरे पास मोहलत का कुछ समय और है। कैसी मोहलत और कौन सी मोहलत? जमींदार साहब ने तुझे कोई मोहलत नहीं दी। ये 1 हफ्ते की मोहलत और दे दी है। ये ले, ये तेरे लिए कम है क्या? जमींदार साहब को कल के कल बाकी के बचे हुए सारे पैसे वापस कर दियो, वरना अपने इस खेत से हाथ धो बैठेगा। अगर चाहता है कि तेरा ये खेत तेरा ही रहे तो कल पैसा जमींदार साहब के पास वापस आ जाए। मोहन को धमकी देकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद सुमन खेत में आती है। क्या बात है जी, आज इतनी देर हो गई, आप अभी तक घर नहीं आए। लगता है आज खेत में कुछ ज्यादा ही काम है। सुमन के इस बात का मोहन कोई जवाब नहीं देता, तो सुमन को उसकी चिंता होने लगती है। क्या हुआ जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे तो आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर मन में कोई बात है तो मुझे बताइए, कहिए क्या हुआ? वही हुआ सुमन जिसका डर था। अभी थोड़ी देर पहले जमींदार साहब के लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैंने कल तक जमींदार साहब के बाकी पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरे खेत को हड़प लेंगे। अगर मेरा खेत मुझसे छिन गया तो मेरे पास कमाई का कोई और जरिया नहीं रह जाएगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने इन गाय और बैल को हमारे पास भेजकर हमारी इतनी सहायता की, वैसे ही इस परेशानी से निकालने में हमारी सहायता कीजिए। आपने भगवान से सहायता मांगी तो भगवान आपकी सहायता जरूर करेंगे। कल जो भी होगा अच्छा होगा। बस भगवान पर भरोसा रखिए। चलिए, अब बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। नंदी को भी अपने साथ घर ले चलिए। मैंने नंदी और मीरा के लिए चारा बनाकर रख दिया है। वो नंदी को अपने साथ घर ले आते हैं। सुमन ने घर के आंगन में एक छोटी सी खौर बनाकर उसके अंदर उनका चारा रख दिया था। घर जाते ही नंदी मीरा के साथ चारा खाने लगता है। सुमन और मोहन भी थोड़े से दाल चावल खाकर सो जाते हैं। उनके सोने के बाद नंदी मीरा से बात करता है। ये दोनों पति पत्नी बहुत परेशान है और आज खेत में कुछ लोग आए थे जो मोहन से पैसे मांग रहे थे। अगर उसने कल तक उन्हें उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग उसके खेत को हड़प लेंगे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ नंदी, हम दोनों इन्हें इनके खेत के लिए पर्याप्त धन दे देते हैं। नंदी और मीरा अपने अपने मुंह को खोलते हैं। तभी उन दोनों के मुंह से पैसों और सोने की बारिश होने लगती है। मैं अपने जादू से इन पैसों और सोने को एक पोटली में बांधकर इनके कमरे के अंदर पहुंचा देती हूँ, जिससे इन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा। इतना कहकर मीरा अपनी आंखें बंद करती है। तभी वो सारे पैसे और सोना एक लाल रंग की पोटली में बंध जाता है। अपनी जादुई शक्तियों से वो उस पोटली को बिना उनके कमरे के अंदर जाए उनके कमरे में पहुंचा देती है। सुबह जब उन दोनों की आँख खुलती है तो उन दोनों को कमरे में वो लाल रंग की पोटली दिखाई देती है। अरे, हमारे कमरे के अंदर ये पोटली कैसी रखी है? क्या ये पोटली आप लेकर आए हो? नहीं, मैं तो ये पोटली लेकर नहीं आया। कल शाम तक तो हमारे कमरे में ऐसी कोई पोटली भी नहीं थी और उसके बाद तो हमारे घर पर कोई आया भी नहीं। तो फिर यहाँ पर ये पोटली कैसे आई? क्या पता ये भी भगवान का कोई चमत्कार हो। उन्होंने हमारी मदद करने के लिए हमारे पास कुछ भेजा होगा। आप एक बार ये पोटली खोल कर देखिए। सुमन के कहने पर मोहन उस पोटली को खोल कर देखता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे पैसे और खूब सारा सोना मिलता है। अरे देखो सुमन, इसके अंदर तो बहुत सारा पैसा और सोना है। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने आज फिर से हमारी मदद की। मैं अभी के अभी जमींदार साहब को उनके बाकी के पैसे लौटा कर आता हूँ। मोहन उस पोटली के अंदर से पर्याप्त धन लेकर जमींदार साहब को दे देता है। अपने घर वापस आने के बाद वो सुमन से कहता है,
मैंने जमींदार साहब को तो उनके बचे हुए पैसे लौटा दिए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारा सोना है। क्यों ना हम इन पैसों को अपनी तिजोरी में रख दें और बाकी बचे हुए सोने को सुनार के पास जाकर बेचकर एक नया घर बनवा लें। नहीं जी, भगवान ने हमें ये सब हमारी सहायता के लिए दिया है, इसलिए हमें इसे बेफिजूल में व्यय नहीं करना चाहिए। अभी हमें नया घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अपना ये घर है तो सही, वैसे भी हम बस 2 ही लोग हैं, हमें रहने के लिए कितनी ही जगह चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा घर जहाँ से टूटा फूटा हुआ है, हम वहाँ से अपने घर की मरम्मत करवा सकते हैं। लेकिन ये सारा धन हमारे घर बनाने में नहीं लगेगा। घर बनाने के बाद भी इसमें से धन बच जाएगा, तो हमें ये धन बचाने की क्या जरूरत है? जरूरी नहीं कि इस दिन की जरूरत भविष्य में हमें ही पड़े। क्या पता हमारे किसी जानकार या सगे संबंधी को कभी अपनी परेशानी में धन की आवश्यकता हो, तो हमें अपने और बाकी लोगों के लिए इस धन को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए इस पर सभी का अधिकार है। तुम ठीक कहती हो सुमन। हम इस घर की मरम्मत करवाकर बाकी के धन को बचा कर रखेंगे। बाकी हमारा खर्चा तो खेत में उगी सब्जियों को बेचकर भी चल जाएगा। नंदी और मीरा को उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। तभी कुछ दिन बाद उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन आती है। सुमन बहन, मेरा बेटा चिंटू बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मेरी मदद कर दो, मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम मुझे इस समय 5,000 भी दे पाओगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं सभी से थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपने बेटे का इलाज करवा लूँगी। तुम परेशान मत हो निर्मला बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देती हूँ। तुम्हें किसी और के पास जाकर पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमन अपनी तिजोरी से पैसे लाकर निर्मला को दे देती है, जिससे निर्मला अपने बेटे का अच्छी तरह इलाज करवा पाती है। उनकी ऐसी नेकी को देखकर नंदी और मीरा बहुत खुश होते हैं। वो दोनों उन दोनों के पास आते हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल इंसान हो। जब इंसान के पास धन आता है तब वो दूसरों को छोड़कर केवल अपने बारे में सोचता है, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन आने के बावजूद भी तुमने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा, इसीलिए हम दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। हाँ, इसीलिए हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हम तुम्हारे लिए एक नया घर बनाना चाहते हैं और तुम्हें इतना धन देना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, ताकि तुम इसी तरह बाकी ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद कर सको। इतना कहकर नंदी और मीरा अपने मुंह से बहुत सारा धन और सोने की बारिश करते हैं। तभी देखते ही देखते उनका पुराना घर भी एक बहुत बड़े और आलीशान घर में बदल जाता है, जिसके बाद वो उस धन से गरीब लोगों के लिए मुफ्त अस्पताल तथा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूल खोलते हैं। साथ ही उनके पास जो भी व्यक्ति कभी अपनी परेशानी में उनसे कोई मदद मांगने आता तो वो हमेशा उसकी सहायता करते हैं, जिससे नंदी और मीरा उन्हें हमेशा प्रसन्न रहने का वरदान देते हैं। सुनिए, जरा खेत जाते हुए गौ माता की रोटी भी ले जाना। रास्ते में गौ माता मिले तो उन्हें रोटी खिला देना। अरे क्या तुम भी रोज रोज गाय की रोटी बनाकर रख देती हो? गाय को खिलाकर आखिर तुम्हें ऐसा क्या मिल जाता है? इधर हमारे पास खुद की रोटी खाने के लाले पड़े रहते हैं, उसमें भी तुम्हें एक रोटी गाय के लिए बनानी है। अगर घर में इतना ही फालतू आटा है तो एक रोटी मेरे लिए ज्यादा बना दिया करो। ये आप कैसी बातें कह रहे हैं जी? गौ माता को रोटी देना तो पुण्य का काम है। घर में भले ही अनाज कम हो, लेकिन अगर घर में अपनी सगी माँ हो तो हर कोई उसे अपने हिस्से की भी रोटी दे देगा। उसी तरह गाय भी तो हमारी माता है। अगर हमारे पास अपने खाने के लिए पर्याप्त अनाज है तो क्या हम उस अनाज में से एक रोटी गौ माता को नहीं दे सकते? तुम ये जो रोटी बनाती हो ना, मेरे कमाए हुए पैसे से बनाती हो। कभी कुछ बाहर जाकर कमाओ तो पता चले कैसे मेहनत से पैसा कमाया जाता है। एक रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जी, सुबह सुबह मुझसे कोई बहस मत कीजिए। अगर आप बाहर जाकर मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो मैं भी घर में पूरा दिन खाली नहीं बैठी रहती। मैं भी पूरा दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती हूँ।
बात रही रोटी की, तो अगर ऐसी बात है तो मैं अपने हिस्से की एक रोटी गौ माता को खिला दूंगी। आपको उनके बारे में इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राकेश चिढ़कर वहां से चला जाता है। अपने खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत की सारी फसल सूख चुकी है। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ। इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है कि खेत की सारी फसल सूख गई। अब समझ में नहीं आ रहा घर में पैसे कहाँ से आएंगे। इतने महीने मेहनत करके तो मैंने खेत में ये फसल उगाई थी, और जब बारी इसे बेचने की आई तो सारी की सारी फसल खराब हो गई। जमींदार साहब को भी मुझे कर्ज के पैसे चुकाने हैं। अगर समय पर मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए तो वो मेरे खेत की सारी जमीन हड़प लेंगे। राकेश परेशान होकर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर 2 पैर वाली गौ माता आती है। यहाँ पर एक इसी की तो कमी थी। लो, ये भी आ गई। यहाँ मेरे खेत की सारी फसल सूख गई है और इसे रोटी खानी है। ऊपर से ये तो दिखने में भी कुछ अलग है। मैंने तो आज तक सभी गाय के 4 पैर देखे हैं, लेकिन ये पहली गाय है जिसके सिर्फ 2 पैर है। हाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, दे रहा हूं तुझे रोटी। राकेश अपने झोले में से रोटी निकालकर गौ माता को खिला देता है तो गाय माता उसे बड़े ही स्नेह के साथ देखने लगती है। मुझे ऐसे क्या देख रही है? मेरे पास तुझे खिलाने के लिए और रोटी नहीं है। जा, अब आगे चली जा, आगे तुझे कोई और रोटी खिला देगा। राकेश के बोलने के बाद भी गौ माता वहां से कहीं नहीं जाती। वो वहीं पर राकेश के पास खड़ी हो जाती है। राकेश को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कुछ देर खेत में काम करता है, लेकिन उसके बाद भी गौ माता वहां से नहीं जाती। थोड़ी देर बाद राकेश को जोर से नींद आ जाती है और वो अपने खेत के पास उगे एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है। इसकी मनोदशा को मैं अच्छी तरह से भाप गई हूँ। मैं जानती हूँ कि पैसों की कमी के कारण ये बहुत परेशान हो गया है, लेकिन इसने मुझे रोटी खिलाई है तो इसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। इतना कहकर गौ माता जैसे ही अपना मुंह खोलती है तो उनके मुंह से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। जब वहां पर बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो गौ माता अपने जादू से उन्हें पोटली में बांध देती है। वो पैसों की पोटली उड़ते हुए अपने आप राकेश के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद जब राकेश सोकर उठता है तो उसका ध्यान उस पोटली पर जाता है। अरे, जब मैं यहाँ पर सोने आया था तब तो यहाँ पर कोई भी पोटली नहीं थी। अचानक ये पोटली यहाँ पर कैसे आ गई? इस पोटली को देखकर तो लग रहा है कि इसके अंदर जरूर कोई खजाना है, लेकिन भला एक खजाने वाली पोटली मेरे पास कहां से आ जाएगी? चलो, जो भी हो, एक बार मैं इस पोटली को खोलकर देख ही लेता हूं कि इसके अंदर है क्या। राकेश जैसे ही उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर इतने सारे पैसे देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे, इस पोटली के अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ये पोटली यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं कोई मुसाफिर अपनी पोटली को यहाँ पर भूल तो नहीं गया? राकेश जैसे ही ऐसा कहता है तभी उसे उस पोटली के अंदर से आवाज आती है। ये पोटली किसी और की नहीं, तुम्हारी है राकेश। जो गौ माता तुम्हारे पास रोटी खाने आई थी, उन्होंने ही तुम्हारी परेशानी देखकर तुम्हें ये पोटली दी है, ताकि तुम जमींदार साहब के सारे पैसे चुका सको और तुम्हारी जो फसल खराब हो गई है तुम्हें उसका नुकसान भी ना हो। क्या ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो मुझे ये पैसों से भरी हुई पोटली मिल गई, उसके बाद ये पोटली मुझसे बात भी कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। ये सब सच नहीं हो सकता। नहीं, ये तुम्हारा सपना नहीं है। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल सच है। तुम इन पैसों को जमींदार साहब को जाकर दे दो, तुम्हारा खेत बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। पोटली की बात मानकर राकेश उन पैसों में से कर्ज के पैसे जमींदार साहब को चुका देता है। उसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखा, कहाँ आप गौ माता को एक रोटी खिलाने के लिए मेरे साथ इतनी बहस कर रहे थे, और आज इस गौ माता ने आपकी इतनी बड़ी मदद की। मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है सुधा। काश वो गौ माता मुझे फिर से मिल जाती तो मैं आजीवन उनकी सेवा करता, क्योंकि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं अपने धन्यवाद को शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकता। राकेश दिल से गौमाता की सेवा करने के लिए उस 2 पैर वाली गौमाता को पूरे गांव में घुमाता है, लेकिन पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उसे वो गौमाता कहीं नहीं मिलती। तभी कुछ समय बाद एक दिन सुधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है।
तुम चिंता मत करो सुधा, मैं अभी वैद्य जी के पास जाकर उन्हें बुला कर लेकर आता हूँ। राकेश वैद्य जी को अपने घर पर बुलाकर लाता है। मैंने तुम्हारी पत्नी का उपचार किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी पर कोई भी दवा असर ही नहीं कर रही है। अब तो तुम भगवान से ही प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी को ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन वैद्य जी की बात सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी सुधा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो तू उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तू मेरे कर्मों की सजा उसे दे रहा है तो ऐसा मत कर। तू मेरे कर्मों की सजा मुझे ही दे, लेकिन सुधा को बिल्कुल ठीक कर दे। ऐसा मत कहिए जी, आपने अपने जीवन में क्या बुरे कर्म किए हैं जो आप ऐसा कह रहे हो? ये तो शारीरिक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। अगर भगवान ने मेरा जीवन इतना ही लिखा है तो इतना ही सही। आप मेरे लिए कोई दुख मत मनाइए। विधि के लिखे हुए विधान को कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुम ऐसी बातें करके मुझे और परेशान मत करो। जिस तरह उस दिन उस गौ माता ने मेरे खेत में आकर मेरी मदद की थी, काश आज भी वो गौ माता यहाँ पर आ जाए तो मैं उनसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग लूंगा। मैं जानता हूँ गौ माता बहुत दयालु होती हैं, अगर मैंने उनसे कुछ भी मांगा तो वो मुझे जरूर देंगी। आज मैं अपने हाथों से गौ माता के लिए रोटी बनाऊंगा, पूरे गांव में उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे कहीं ना कहीं वो 2 पैर वाली गौ माता जरूर मिलेंगी। वो गौ माता जादुई हैं, उनके पास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है, अलौकिक शक्तियां हैं। मैं आज हर हाल में उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। राकेश सुधा को दवाई देकर अपने हाथों से गौ माता के लिए रोटी बनाकर तैयार करता है। उसे रास्ते में जितनी भी गौ माता मिलती है वो सभी को अपने हाथों से रोटी खिलाकर उनका आशीर्वाद लेता है। लेकिन कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे वो जादुई 2 पैरों वाली गौ माता कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, अब तो आप ही मेरी मदद करो। किसी भी तरह वो गौ माता मुझे मिल जाए, मुझ पर ऐसी कृपा करो। राकेश के इतना कहते ही उसे एक गाय की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही दूसरी तरफ मुड़कर देखता है तो उसके सामने उसे वही 2 पैर वाली गौ माता दिखाई देती है। 2 पैरों वाली गौ माता को अपने सामने देखकर राकेश जल्दी से उनके पास जाता है। वो उनके पास जाकर सबसे पहले उन्हें अपने हाथों से रोटी खिलाता है। मैं जानता था गौ माता कि आप मेरी मदद करने के लिए जरूर आएंगी। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आप मेरे साथ घर पर चलिए। अब आप ही हो जो मेरी पत्नी को ठीक कर सकती हो। राकेश के इतना कहते ही गौ माता अपनी गर्दन को नीचे करके राकेश के साथ चलने के लिए हामी भरती है, तो राकेश उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आता है। राकेश के घर पहुंचने पर गौ माता अपने मस्तक से सुधा को छूती है तो थोड़ी देर में सुधा का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये तो चमत्कार हो गया जी, मेरा बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। ये सब मेरी जादुई 2 पैर वाली गौ माता की वजह से हुआ है। हे गौ माता, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मेरी पत्नी को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं आज से खुद तेरी सेवा करूंगा। अब से मैं तुझे अपने पास से कहीं और जाने नहीं दूंगा। उस दिन के बाद राकेश गौ माता की बहुत सेवा करता है। जादुई 2 पैर वाली गौ माता भी राकेश के ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आने देती। गौ माता की कृपा से राकेश का काम इतना बढ़ जाता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं आता। गांव का जो भी जरूरतमंद व्यक्ति उसके पास कभी मदद के लिए आता है तो वो कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता, जिस वजह से गौ माता उसे और ज्यादा तरक्की देती है। वो अपने घर में अपनी पत्नी और गौ माता के साथ खुशी से रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गाय का परिवार रहता था, जिसमें उसका पति और उसका एक बेटा गोलू था। गोलू बहुत ही सुंदर था और थोड़ा शरारती भी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। हर समय वो अपनी माँ के साथ ही रहता था। उसके बाबा सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते थे और गोलू अपनी माँ के साथ पूरा दिन घर पर इधर से उधर घूमता रहता। उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती, प्यार से उसे दूध पिलाती और उसके साथ खूब खेलती। माँ, मैं छुप गया हूँ, अब मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? मेरा प्यारा गोलू छुप गया है,
कहीं तो छुप गया है। ढूंढो ढूंढो गोलू को। क्या वो दरवाजे के पीछे है? अरे नहीं। क्या वो सीढ़ियों के नीचे है? अरे नहीं, कहाँ गया ये गोलू? कहाँ गया? तभी भोला भाला गोलू बाहर निकलकर कहता है, माँ, तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाती। देखो, मैं तो यहाँ पर हूँ। और गोलू की माँ उसे प्यार से गले लगा लेती है। तुम मुझे कभी ढूंढने ही नहीं देते हो। जैसे ही मैं 2-3 जगह ढूंढती हूँ, तुम बाहर निकल कर आ जाते हो। तुम्हें तो छुपना भी नहीं आता। चलो, अब तुम्हारे खाने का समय हो गया है। फिर गोलू अपनी माँ का दूध पीता। इसी तरह माँ बेटा पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहते। गोलू को कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि वो बाकी सब बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए जाए। एक दिन गोलू की माँ बीमार पड़ जाती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि ये बात झूठ है। गोलू की माँ मर नहीं सकती। आई एम सॉरी, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर गोलू भी रोने लगता है। बाबा, बाबा देखो, माँ कैसे सो रही है। ये सुबह से उठी नहीं है। इन्हें उठाओ ना। गोलू, मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेंगी। वो हमें छोड़कर चली गई हैं। नहीं बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं किसके साथ खेलूंगा? अब मुझे कौन खाना देगा? अब कौन मुझे ढूंढेगा? माँ के चले जाने के बाद गोलू बहुत उदास रहने लगा। वो बाहर बैठा हुआ बच्चों को अपनी माँ के साथ खेलते कूदते देखता और दुखी होता रहता। क्या हुआ गोलू, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? चलो बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देता हूं। नहीं बाबा, मैं तो माँ का दूध ही पीऊंगा। बाबा, माँ से कहो ना जल्दी से आ जाए, गोलू को भूख लगी है। मेरे बच्चे, कहा ना, तुम्हारी माँ वापस कभी नहीं आ सकती। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। आओ, मैं तुम्हें दूध दे देता हूं। गोलू बहुत दुखी होता है। वो ढंग से कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था। इसी चिंता में उसके बाबा को उसके दोस्त कहते हैं कि वो दूसरी शादी कर ले और गोलू के लिए नई माँ ले आए। और एक दिन गोलू सो कर उठता है तो उसके बाबा एक नए गाय के साथ खड़े हुए थे और साथ में एक प्यारी सी बछिया भी थी। बाबा, वो कौन है? ये तुम्हारी नई माँ है। गोलू, तुम रोज अपनी माँ को याद करते थे ना, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी और तुम्हें दूध भी पिलाएंगी, तुम्हारे साथ खूब खेलेंगी भी। और देखो, नई माँ के साथ साथ तुम्हारी बहन भी आई है। इसका नाम पिंकी है। नई माँ? मेरी नई माँ आई है? बाबा, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए माँ लेकर आए हो। हाँ गोलू, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ और ये तुम्हारी बहन पिंकी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी और तुम्हें दूध भी पिलाऊंगी। तुम कितने प्यारे हो, कितने सुंदर हो, गोल मटोल एकदम। तुम बहुत प्यारे हो गोलू, मेरा प्यारा गोलू भैया। पिंकी आगे बढ़कर गोलू को गले लगा लेती है और गोलू बहुत खुश होता है कि उसके पास अब नई माँ है। गोलू, अब तुम कभी उदास मत रहना। अब देखो, हमारा परिवार कितना बड़ा हो गया है। तुम पिंकी दीदी के साथ खेलना और माँ को कभी परेशान मत करना। अगले दिन सुबह सवेरे बाबा रोज की तरह काम पर चले जाते हैं। गोलू भागता हुआ अपनी नई माँ के पास जाता है। माँ, मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें दूध पिला दूं? सुनो बच्चे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल रखूंगी, इसको ही दूध पिलाऊंगी और उसी के साथ खेलूंगी। मुझे तुम्हारे बाबा से शादी करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास घर नहीं था रहने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाऊं। हटो यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम हैं। गोलू बड़ा हैरान था कि वो अपनी माँ के मुंह से क्या सुन रहा है। वो उदास होकर घर के बाहर बैठ जाता है कि तभी पिंकी वहाँ पर आती है। मेरे छोटे भाई को भूख लगी है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई हूँ। क्या सचमुच? ये दूध तुम मेरे लिए लेकर आई हो? तुम बहुत अच्छी हो मेरी प्यारी दीदी। गोलू खुशी खुशी दूध पी लेता है और उसके बाद वो पिंकी के साथ खेल रहा था कि तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आती है और गोलू को थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिंकी के साथ खेलने की?
और पिंकी, तुम्हें कहा है ना, इससे दूर रहो, ये अच्छा बच्चा नहीं है। देखो, इसकी माँ भी नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, बाबा ने कहा था कि तुम मेरी नई माँ हो और अब तुम ही मेरी माँ हो। ये सुनकर सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। वो गोलू का कान पकड़कर खींच देती है। खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो, और सुनो, अपने बाबा को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और मुझे माँ माँ कहना छोड़ दो। गोलू को अब अपनी माँ से डर लगने लगा। वो जब भी कुछ कहता, उसकी माँ उसके कान पकड़कर खींच देती। लेकिन जब उसके बाबा घर पर होते तो वो गोलू से बड़े प्यार से बात करती है, उसके साथ खेलती और उसे दूध भी पिलाती। लेकिन जब बाबा नहीं होते तो वो गोलू को हर समय डांटती और मारती पीटती रहती। और जब छुप छुप कर पिंकी आती तो गोलू बहुत खुश हो जाता है। दोनों भाई बहन बहुत देर तक खेलते रहते हैं। एक दिन सुबह से ही बड़ी जोर की बारिश हो रही थी। गोलू को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो बार बार अपनी माँ को देख रहा था, जो पिंकी के पास आराम से बैठी हुई थी। वो पिंकी को प्यार कर रही थी। हिम्मत करके गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। तो मैं क्या करूँ? जाओ, जाकर हरा चारा खा लो। माँ, वो मुझसे नहीं खाया जाता, उसे खाने से मेरे पेट में दर्द होता है, मुझे अपना दूध पिला दो। हाँ माँ, मैंने भी देखा था, गोलू से हरा चारा नहीं खाया जाता। आप गोलू को अपना दूध पिला दो ना, आज सुबह से इसे बुखार भी है। सौतेली माँ गोलू को अपने पास बुलाती है और फिर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सारी बातें तुम ही पिंकी को सिखाते हो ना? तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाऊंगी। जाकर हरा चारा खाओ और ये बुखार वुखार का बहाना मुझसे मत करना। गोलू रोते हुए बाहर आ जाता है। माँ, गोलू झूठ नहीं बोल रहा, सचमुच में उसे बहुत तेज बुखार है। लेकिन सौतेली माँ एक बात नहीं सुनती और जब पिंकू को गोलू की चिंता सताने लगती तो वो उसके पास आ जाती। वो आज बाकी दिन की तरह छुपाकर उसके लिए दूध लेकर आई थी। वो गोलू को दूध देती है, लेकिन आज उसकी नई माँ ये देख लेती है और वो गोलू की पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। चोरी से दूध पीता है, पिंकी को चोरी करना सिखाता है। आने दे आज तुम्हारे बाबा को, तुम्हारी बहुत पिटाई करवाऊंगी। गोलू रोते रोते बारिश में बहुत दूर निकल जाता है। पिंकी को जब उसकी चिंता होती है तो वो गोलू को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। जंगल में पहुंचकर, गोलू, गोलू, तुम कहाँ हो? पिंकी की आवाज सुनकर, अरे दीदी, आप मेरे पीछे क्यों आई? नई माँ को पता लगेगा तो वो बहुत मारेंगी। तुम्हें इतनी दूर जंगल में नहीं आना चाहिए था गोलू। कोई जंगली जानवर आ गया तो? चलो घर चलो, माँ तो डांटती ही रहती है, लेकिन तुम इस तरह इतनी दूर क्यों चले आए? वो गोलू को अपने साथ लेकर घर आने लगती है कि तभी एक खड्डे में गिर जाती है। गोलू, मुझे बाहर निकालो। गोलू, जल्दी करो, बारिश बहुत तेज है, ये खड्डा पानी से भरा हुआ है और मेरा यहाँ दम घुट रहा है। गोलू, मुझे बाहर निकालो। गोलू घबरा जाता है। वो इधर उधर कोई चीज ढूंढ रहा था जिससे वो पिंकी को बाहर निकाल सके। और उधर जब दोनों बच्चे घर पर नहीं मिलते तो उनकी नई माँ उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर उसे किसी से पता चलता है कि दोनों बच्चे जंगल की तरफ गए हैं और उधर गोलू को एक मजबूत डंडा मिल जाता है। वो उसे खड्डे में डालता है और पिंकी से कहता है, दीदी, आप इस डंडे के सहारे थोड़ा ऊपर हो जाओ, मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। गोलू, लेकिन डंडे के ऊपर मैं कैसे जाऊँ? बाहर से सहारा देना होगा। ठीक है दीदी, मैं इस डंडे पर बैठ जाता हूँ, आप इस डंडे के ऊपर बैठ जाओ, मैं आवाज लगाता हूँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। पिंकी डंडे के सहारे थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, लेकिन खड्डे में पानी लगातार बढ़ रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। उधर गोलू भी बाहर डंडे पर बैठा हुआ था ताकि डंडा खड्डे के अंदर ना चला जाए। बचाओ, 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 मेरी बहन को बचाओ, कोई है? मेरी बहन को बचाओ। और उधर गोलू की सौतेली माँ भी ढूंढते ढूंढते गोलू की आवाज सुनकर वहीं पर पहुंच जाती है और पिंकी को खड्डे के अंदर देखकर वो घबरा जाती है। वो गुस्से में गोलू की तरफ देखती है, लेकिन गोलू की हालत देखकर उसे उस पर तरस आ जाता है।
तेज बारिश के कारण गोलू ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी बहन डूब ना जाए इसलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। माँ, तुम आ गई माँ। माँ, पिंकी दीदी को बचा लो। पिंकी, पिंकी मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था इस गोलू के साथ मत रहा करो, देखो तुम मुसीबत में पड़ गई। माँ, तुम आ गई माँ। माँ, पिंकी दीदी को बचा लो, उसके बाद मैं कभी दीदी को दिखाई भी नहीं दूंगा। नई माँ गोलू को वहाँ से हटाती है और डंडे पर वजन डालते हुए पिंकी को ऊपर ले आती है और पिंकी को प्यार करने लगती है। माँ, अगर आज गोलू ना होता तो मैं इस खड्डे में डूबकर मर जाती। दीदी, पिंकी दीदी, तुम ठीक हो ना? दीदी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर मैं नहीं होता तो पिंकी दीदी गड्ढे में नहीं गिरती। गोलू वहाँ से जाने लगता है। तभी सौतेली माँ जाती है और गोलू को प्यार करने लगती है। नहीं गोलू, आज पिंकी की जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुमने समझदारी न दिखाई होती और ये डंडा खड्डे में न डालते और इसे न संभालते तो आज पिंकी मर जाती। माँ, तुमने आज मुझे गले से लगाया। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी अपने गोलू से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब घर चलते हैं, तुम दोनों को ठंड लग जाएगी। और उसके बाद गोलू अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।